हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं आपके अपने चैनल अंसारी साहब क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है, लाइफ प्रोसेस का आज 5वां लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किए थे और विद डिटेल चीज़ों को देखा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। ठीक, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो हम लोग बचपन में डेफिनेशन समझते थे कि रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना, सांस छोड़ देना, वो क्या कहलाता है आपका ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। सिर्फ उसको कह देना रेस्पिरेशन ही काफ़ी नहीं होगा। बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, तो बच्चे होते हैं सांस लेना और सांस छोड़ देना, यही है। लेकिन ये इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा। रेस्पिरेशन का मतलब अब थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, आप क्लास 10th में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डिफिनेशन और उसके स्ट्रेंथ में हम लोग चेंजेस लेके आएंगे। क्या है वो चेंजेस? एक्चुअल में रेस्पिरेशन के टाइम पे जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के टाइम पे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जा रही है और उस ऑक्सीजन जा कर के हर एक सेल के पास जा कर के मिक्स होगी। और ऑक्सीजन जब तक मिक्स नहीं हो पाएगा ऑक्सीजन सेल के साथ, वो सेल जो खाना एब्जॉर्ब करके रखी है आसपास में, उसके पास ग्लूकोज के फॉर्म पे खाना तैयार है, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। ठीक है, और जब ही आपके पास ऑक्सीजन गया है सांस लेने के दरमियान में, तो उसको क्या होने वाला है, अपना ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस रेस्पिरेशन का मतलब क्या समझा हमने कि रेस्पिरेशन क्या है कि जब हम सांस लेते हैं बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंट्री करेगा, ऑक्सीजन अगर जाएगा तो सेल से जा कर के मिक्सअप होगा ऑक्सीजन, और फिर जा कर के वो क्या देने वाला, आपको एनर्जी देगा। ठीक है, तो वी स्टडी हाउ द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द फूड एंड हाउ इट कंज्यूम्ड बाय द सेल्स। कहा कि खाने से एनर्जी तक का सफ़र, ये क्या कहलाता है आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, तो खाने में अगर एनर्जी चाहिए तो क्या देना पड़ेगा अपने को, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम खाने से एनर्जी का उम्मीद तो ना रखें। ठीक है, द ऑक्सीजन रिएक्टेड with the four molecules glucose present in the body cells and burns them slowly to release the energy। और एक ये भी चीज़ क्या है इसमें कि जब आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये रिएक्शन क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है कि अचानक से खाया वो तुरंत सांस लिया एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। आप खाना खाते हो ना, खाना खाने का तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, एक टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है, तब जाकर के चीज़ें आपको एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होगी और बॉडी को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब खाना हमने खाया फूड, वो सबसे पहले तो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर जा कर के सेल के बॉडी के साथ मिक्सअप होगा और वो मिक्सअप होकर के फिर क्या देने वाला, आपको एनर्जी कन्वर्ट करेगा। ठीक, मान लो ये आपका सेल है। ठीक है, सेल के पास कौन आ रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज आया, ग्लूकोज आकर के सेल से रिएक्ट करेगा और जाकर के दोनों का दोनों आपको फिर फाइनली एनर्जी देगा। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो किस टर्म पे एनर्जी स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। और एक्चुअल में जो ये एनर्जी कन्वर्ट हुआ है, ये एनर्जी जो कन्वर्ट हुआ कहाँ जा करके स्टोर होने वाला है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, पता है आपको। तो सेल ऑर्गेनल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनल्स है, तो उस सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर के वो चीज़ स्टोर हो जाएगी, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एनर्जी इन द टर्म ऑफ एटीपी कहाँ स्टोर होने वाला है, जाके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर एटीपी के टर्म पे जाकर के स्टोरेज हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमको नाम क्या पता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कि सारी की सारी सेल की जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होकर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है, और आपका एटीपी भी क्या है, एज अ एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए वो हम कह रहे हैं कि जो एटीपी है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, तो हमने ये देख लिया, कहा कि एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, एटीपी के टर्म पे। ये कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो और एटीपी का दूसरा नाम क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों कह रहे हैं इसको, कहा कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल का मतलब है कि बॉडी के अंदर भी जिस भी टाइप्स के एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी
वो बॉडी से कहेगा कि मेरे को एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी मुझे दो। और वो किस फॉर्म पे आपको एनर्जी देने वाला है? इन द टर्म ऑफ एटीपी के टर्म पे। जस्ट सपोज कि आपको करेंसी क्यों कह रहे हैं कि करेंसी से आप एक पैसा है, एक तरीके का पैसा है। अब दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट्स आप किससे खरीद पाते हो? पैसे से, ठीक है। तो अगर आपको बाइक खरीदना है तब भी पैसा लगेगा, बुक खरीदना है तब भी पैसा लगेगा, मोबाइल खरीदना है तब भी पैसा लगेगा। तो दुनिया में कोई भी चीज़ है, बंगला हो, बिल्डिंग हो, बाइक हो, कार हो, एवरीथिंग, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको खरीदनी हो उसके लिए अल्टरनेटिव आप क्या पे करते हो? उसको एक पैसा, एक करेंसी जो उस देश का होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी बॉडी क्या क्रिएट कर रही है? करेंसी के फॉर्म पे एटीपी। और भी तरीके के काम करना, दौड़ना, बॉडी डिमांड करेगा, एनर्जी चाहिए, तो वो बॉडी क्या देने वाला है? एटीपी के टर्म पे। लिखना है, एनर्जी चाहिए, वर्किंग करना है, पढ़ना है, नहाना है, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बॉडी क्या किस टर्म पे उसको एनर्जी देने वाला है? एटीपी के टर्म पे, ठीक ना। ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब डेफिनेशन की बात करें कि क्या है रेस्पिरेशन, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। कहा कि जो हमने खाना खाया उस वो क्या था? कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट होता है। पहले कॉम्प्लेक्स ही फूड है वो, पहले तो खाना जो हमने खाया। इससे पहले ह्यूमन डाइजेशन में देखा था लास्ट लेक्चर में, पार्ट 3 में शायद था, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो हमने डाइजेशन के लिए पहले खाना कॉम्प्लेक्स टर्म पे होता है और फिर जाकर के उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह इंक्लूड हुए थे, तब जाकर के चीज़ें डाइजेस्ट हो पाया था सिंपल फॉर्म पे। तो सेम वे में जो हम खाना खा रहे हैं वो कैसा है आपका? कॉम्प्लेक्स फूड होगा। कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और उसको फिर ऑक्सीजन जब चाहिए, खाने में ऑक्सीजन मिक्स होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग है, जो प्रोवाइड कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और जो मिक्स हो रहा है, ऑक्सीजन जाके सिंपली किसी चीज़ के साथ मिक्स हो रहा है, तो ये क्या प्रोसेस कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगा, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि खाने के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक। अब जरा इसका रिएक्शन देखें कि क्या रिएक्शन दिख रहा था। खाना कैसा है? ग्लूकोज के टर्म। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का, C6H12O6, ये ग्लूकोज है। और उसमें हमने क्या मिला दिया है? सांस जो लिया, तो सांस के थ्रू क्या किया? ऑक्सीजन। खाने में ऑक्सीजन की मिक्सअप हुई तो उसको ब्रेक डाउन करेगा 3 बाई प्रोडक्ट के फॉर्म पे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ देते हैं, उसके बाद H2 वाटर है, और ये फिर फाइनली आपका 38 ATP के टर्म पे एनर्जी स्टोर करता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद। सॉरी, सिंस रेस्पिरेशन प्रोसेस अकर्स इनसाइड द सेल। अभी हमने देखा कि ये जो प्रोसेस कहाँ चल रहा है? सेल के अंदर में। सेल के अंदर में अगर चल रहा है तो उसको हमने नाम क्या दिया है? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल का रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के अंदर में चीज़ें चल रही, तो इसका नाम क्या पड़ गया? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि पहले लेक्चर में जो हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, तो वो प्रोसेस कैसा था? उसमें हमने क्या देखा था कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, पेयर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, पानी में हम रूट में हमने क्या लिया था? पानी डाला था, और सनलाइट से हीट एनर्जी ले रहा था। ये 3 चीज़ लेकर के क्या आप तैयार कर रहा था? ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये अगर आप यहाँ से आप कंपैरिजन तरह करो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या एकदम अपोजिट नहीं है? एग्जैक्टली अपोजिट है। कहा कि यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट है, और यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन कैसा है? एज अ प्रोडक्ट। और यहाँ जो प्रोडक्ट बन करके आ रहा है एनर्जी है, ये एटीपी इन द फॉर्म क्या है आपका? ये आपका एनर्जी। एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों का दोनों यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट कर रहा है। तो ये इसलिए हमने कहा कि रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन के इंट्रोडक्शन के बाद अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन कितने तरह के, कहा कि 2 तरह के रेस्पिरेशन होने वाले। सबसे पहला है एरोबिक और दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या फ़र्क है? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आकर्स इन द एब्सेंस ऑफ और विदाउट, या तो हो ही ना या फिर उसके एब्सेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके कंडीशन में क्या हो सकता है? इसमें एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है आपका अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड अबाउट ऑब्टेन लिटिल एनर्जी। इसमें कितना होगा? हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि अगर जितना अच्छा ऑक्सीजन मिल पाएगा उतना अच्छा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, ग्लूकोज का, और जितना अच्छा ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का उतना ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिल पाएगी। यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में चीज़ें चल रही, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का कटआउट है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एनर्जी भी कैसा है? बहुत ही कम मिलेगा। कितना? मात्र 2 ATP का, ठीक है। और वहाँ हम क्या देख रहे थे? 38 ATP का एनर्जी मिल रहा था, ठीक है, ओके। तो इसमें जो साइट होगा कि कहाँ पे ये चीज़ें होने वाली, ये प्रोसेस कहाँ चलने वाला, तो इसका पोजीशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसकी एक इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या है? ग्लूकोज हम लेंगे, ग्लूकोज का ग्लूकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं? उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा कहाँ पे? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर में, है ना। जैसे ही ग्लूकोज टूटेगा वो बनाएगा क्या? पायरुविक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? पायरुवेट। इसके फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हम कितना लिखते हैं? C3H4O3। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो था उस टाइम पे कितना है? कार्बन का 6 कार्बन है, और यहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद 3 कार्बन टूटने के बाद अभी क्या बचेगा गया इसके पास? 3 कार्बन पायरुवेट के साथ। अभी इसको ऑक्सीजन नहीं मिला है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे कटआउट है। तो जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या करेगा? अपने आप को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेगा, वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो मिला नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? उसको तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से फाइनली इसको मिलने वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या आपका C2H5OH, इथेनॉल, और फाइनली लास्ट में 2 ATP का एनर्जी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे यीस्ट वाला जो एग्जांपल हमने लिया कि ऑर्गेनिज्म यीस्ट खमीर वगैरह बनाते हैं, आटा को गूंद करके ब्रेड बनाने का काम होता है, या फिर आटा मान लो कभी रखा गया, उसमें यीस्ट था, डब्बा बंद हो गया। इसका मतलब कि अब आटे में क्या मिल रहा था? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा तो रात भर बंद 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 क्या हो गया? सुबह तक देखे तब जैसे ही ढक्कन खोला भग से गंदी सी स्मेल आई, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा फ्लफी भी हो गया था। आटा क्या होता है? फूल जाता है थोड़ा सा। रात भर अगर रखा रह जाए डब्बे में पैक और एनर्जी ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या दिक्कत होगा? यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ है, किसके साथ? यीस्ट के साथ, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया कि आटे में क्या था? ग्लूकोज था, वो कोशिश कर रहा था ब्रेक डाउन करने का, ब्रेक डाउन हुआ भी, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। तो अब क्या हुआ? उसने आटे में क्या आ गई? फूलन सी आ गई, जो फूल जाता है आटा, किसके वजह से? CO2 की वजह से, ठीक है। इसका बाय प्रोडक्ट आ रहा, क्योंकि ऑक्सीजन मिला नहीं, फर्मेंटेशन होता चला जा रहा, CO2 मिल गया। उसके बाद उसमें क्या है? एक अजीब सी बदबू स्मेल आती है, वो आपका है इथेनॉल C2H5OH, और उसको बहुत थोड़ा सा एनर्जी मिल पाता है, ठीक है। उसको अगर खाया जाए तो क्या होगा? बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिल पाएगी। तो ब्रेड वगैरह बनाने में इस चीज़ का प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन समझ आ गया ना। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जस्ट इसका उल्टा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ फर्मेंटेशन को थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखें तो फर्मेंटेशन क्या है? कन्वर्टिंग ऑफ अ शुगर इनटू अल्कोहल या फिर एसिड। 2 टाइप्स के फर्मेंटेशन हो सकते हैं, या तो अल्कोहलिक अगर
अल्कोहल में कन्वर्ट हो या फिर आप उसका क्या कर सकते हो, एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो अल्कोहल में कब कन्वर्ट होगा, अगर उस टाइम पे यीस्ट रिस्पॉन्सिबल है फर्मेंटेशन करने के टाइम पे, अगर यीस्ट है, यीस्ट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल वाले पोर्शन। जैसे बियर वगैरह बनाते हैं, वाइन्स बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, फ्रूट्स का हेल्प लेते हैं, अंगूर का हो, सेब का हो, ऐसे करके चीज़ें को हम तैयार करते हैं। तो वो क्या है, उसमें यीस्ट मिला रहे हैं, एकदम सड़ा गला करके उसको फर्मेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा हीटअप करके उसका फेस चेंज कर दिया, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू शुगर। ना फर्मेंटेशन अगर वो एसिडिक वाला पार्ट है तो उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, बैक्टीरिया यील्ड, ठीक है। तो सिंपल है, फर्मेंटेशन क्या है, शुगर का कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग इनटू शुगर। अगर वो अल्कोहलिक शुगर है तो होगा आपका ईस्ट के थ्रू बनाया गया होगा, अगर वो अल्कोहलिक एसिडिक शुगर है तो किसके थ्रू बनाया गया होगा, बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक ना। अब बात आती है किसकी, एरोबिक रेस्पिरेशन। इन दिस टाइप ग्लूकोज इज completely break down into कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, सिंपल। और अगर ऑक्सीजन है तो एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का प्रॉपर डिफ्यूजन हुआ होगा, ग्लूकोज का प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी। कितनी, 38 ATP। यहाँ कितना मिल रहा है, मात्र 2 ATP, ठीक है। तो ये फ़र्क है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स के कि एरोबिक में और एनारोबिक में क्या मेजर डिफरेंस है, तो ATP का डिफरेंस है। कितने होते हैं, एक तो क्या डिफरेंस है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कितने का डिफरेंस है, कि ATP कितना बनेगा एरोबिक में और ATP कितना बनेगा एनारोबिक में, तो ये याद रखेंगे ना। इसका जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन देखा था, ये पूरा एक बड़ा सा रिएक्शन आप बना करके बॉक्सिंग करके बोर्ड में आंसर में जब लिखेंगे तो इस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। सेम वे में यहाँ भी एक रिएक्शन है, इसके रिएक्शन में और पहले वाले रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, सेम कंडीशन चलेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर में, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। अब बात की, अच्छा यहाँ देखो ज़रा, सेल था, ग्लूकोज आया बगल में, ठीक है, और अंदर में क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये कहाँ गया था, अंदर में, ये आपका साइटोप्लाज्म, ठीक। इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में काम हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पे किस फॉर्म पे है, पायरुविक एसिड के फॉर्म पे, ठीक है। पायरुविक साइटोप्लाज्म के अंदर में किस टर्म पे कन्वर्ट हो गया है, पायरुविक एसिड के फॉर्म पे। यहाँ पे ये चीज़ आकर के रुक गई थी ओके। तो एनारोबिक में जो हमने देखा कि यहाँ पे पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में आकर के रुक गया था, ऑक्सीजन था नहीं तो यहीं का यहीं रुक गया था, इसलिए हमने यहाँ पे नाम दिया था क्या कि साइटोप्लाज्म का जो साइट है वो यहीं पे आकर के रुकेगा, है ना। साइटोप्लाज्म ही साइट है किसका, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में। लेकिन यहाँ पे जब हम आ रहे हैं तो ये तो ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन जब मिलेगा तो अब क्या होने वाला है कि इसके अंदर में एक और ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तब जाकर के ये पायरुवेट अब कहाँ स्टोर होने वाला है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ATP के टर्म पे, 38 ATP। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होने वाला है, CO2 और H2O वाटर के टर्म पे। कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका वाटर। तो ये एक्चुअल में इसका वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट। और काम की चीज़ कौन है इसका, 38 ATP काम का चीज़ है, जो कि कहाँ स्टोर हुआ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। इसलिए क्या रखें, माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑफ द सेल इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया ही पे जा करके वो चीज़ें होने वाली हैं। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव हम ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एरोबिक में और एनारोबिक के अंदर में साइट ऑफ रेस्पिरेशन कहाँ है। तो अगर एरोबिक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और अगर एनारोबिक है तो साइटोप्लाज्म साइट, ठीक है।
अभी डिटेल में समझने के बाद अब इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव वे में चीज़ों को देखते हैं कि क्वेश्चन ये भी आता कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द अरबिक एंड द अनअरबिक। तो एक डिफ्रेंशिएट लेवल पर हम देखते हैं चीज़ों को, अरबिक में क्या डिफरेंस था और अनअरबिक में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले हम देखते हैं इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिफिनेशन के हिसाब से था कि इसको ऑक्सीजन चाहिए होगा और इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगा। आप इसका सेंटेंस तैयार कर लेना, इसमें ऑक्सीजन चाहिए और इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस होने वाला है। इसमें क्या कहा था कि एक मॉलिक्यूल जब डाइजेस्ट होता था, टूटता था, ब्रेक डाउन होता था तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा और इसमें कितना मिलता था, 38 एटीपी का एनर्जी मिलता था। और यहाँ पे इसी का उल्टा था, ऑक्सीजन था नहीं तो प्रॉपर ब्रेक डाउन नहीं हो रहा था, ब्रेक डाउन प्रॉपर नहीं होगा तो कम एटीपी का एनर्जी मिल रहा था। यहाँ पे इट टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने की वजह से कहाँ जाके स्टोर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ ये साइटोप्लाज्म में आकर के रुक जा रहा था। ठीक है, साइटोप्लाज्म तक ही महदूद था। मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कहा के वन मॉलिक्यूल्स इतना दे रहा था तो क्या है ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपको दे रहा है। और यहाँ पे मात्र कितना मिल रहा है, 2 एटीपी मिल रहा, तो बहुत ही कम एनर्जी दे रहा है। कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज आकर, यहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन हुआ था। इन प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पे इन प्रोडक्ट क्या हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रहा था तो अगर यीस्ट फर्मेंटेशन कर रहा तो क्या बना रहा था, इथेनॉल। अगर मसल्स के अंदर ये चीज़ें हुई हैं तो ये क्या तैयार करेगा, लैक्टिक एसिड। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, या तो ये या तो ये, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे दे रहा था। ठीक है, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड इट्स स्टोरेज। कहा कि एनर्जी का रिलीज और स्टोरेज, जो चीज़ें पड़ी थी उसको थोड़ा सा कंबाइंड और रिलेटिव वे में अब हम देख रहे हैं। कहा कि ग्लूकोज था आपके पास, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पता था C6H12O6, मीन्स कार्बन का मॉलिक्यूल्स कितना है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज के पास होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में इसने अपने आप को ब्रेक डाउन किया था, कितने कार्बन के पास, पायरुवेट बनाया था, पायरुविक एसिड भी हम कह रहे थे। तो C3H4O3 मीन्स कार्बन का कितना मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, और साथ साथ में जब ब्रेक डाउन किया है तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी देता है। अब कंडीशन है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिला, अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन थोड़ा बहुत मिला, एक है कि कंप्लीटली ऑक्सीजन का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन एक है क्या है, ऑक्सीजन मिला था स्टार्टिंग में, फिर थोड़े टाइम के बाद ऑक्सीजन की कमी आ गई। तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा क्या कि प्रॉपर तरीके से फुल्ली ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल रहा है। तो अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिला था तो कंडीशन क्या देखा था इसमें अनारोबिक में, कि इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आपका एनर्जी देगा। ठीक है, उसके बाद कहा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो बना दिया, इसके हेल्प की बात करें तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होगा इसमें, इथेनॉल्स में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, और इसकी यूजेस की बात करें तो केक बनाने में, ब्रेड बनाने में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो ब्रेड में स्पॉन्जीनेस आता है, ठीक है, जो फ्लफीनेस जो आता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। ठीक है, क्योंकि जो स्पेस होता है, स्पेस के अंदर क्या भरा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम उसको दबाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का थोड़ा सा स्पंज कर जाता है। ठीक है ना। अब बात आ रही है किसकी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मसल सेल्स के अंदर ये होगा, और ये किसके अंदर हो रहा था, ईस्ट के थ्रू हो रहा था। कैसे होगा ये, जस्ट सपोज मसल सेल्स की बात करें, सेल है, ठीक है, आपके पास क्या है, सेल, सेल के अंदर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ही अंदर में क्या हो रहा था, आपका पायरुवेट्स तैयार हो गया था। ठीक है, पायरुविक एसिड आपका तैयार है पायरुवेट्स के पास। अब तुम सोचो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के साथ रिलीज करेगा तो एनर्जी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी समझो कि तुम एक रेस दौड़ रहे हो, ठीक है, 400 मीटर का रेस दौड़ रहे हो, तुम्हारे सेल के पास एनर्जी अच्छा खासा है। अब तुमने स्टार्ट किया जैसे स्टार्ट किया तो जितनी एनर्जी थी, मान लो 200 मीटर तक तुम रन किए और वहाँ तक क्या हुआ,
कि जितनी एनर्जी थी सेल के पास स्टोरेज थी वो सेल ने तुमको एनर्जी प्रोवाइड करा दी। अब उसके पास एनर्जी का कमी हो गई, ठीक है, एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की जब कमी होगी तो तुम दौड़ ही जा रहे हो कंटिन्यूसली, दौड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सेल क्या करेगा, जितना भी इसके पास एनर्जी था उस टाइम तक तो दे दिया, अभी इसके पास सेल के पास एनर्जी नहीं है, तो अपने पायरुविक एसिड को, इस पायरुविक एसिड को फिर से तोड़ेगा। अब एनर्जी तो दे रहा, अब किसी न किसी हाल में तो एनर्जी देने की कोशिश करेगा सेल तुम्हारा, मसल सेल। तो होगा क्या कि पायरुविक एसिड जब टूटेगा और ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो पायरुविक एसिड जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब टूटेगा तो ये रिलीज करेगा, क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनाएगा जो कि कितने कार्बन का होता है, फॉर्मूला C3H6 और O3। लैक्टिक एसिड बनाएगा, एसिड का फॉर्मेशन क्या है कि एक क्रिस्टल जैसा बनाएगा जो कि ब्लड स्ट्रीम में जाकर के नुकसान करेगा, मतलब ब्लड स्ट्रीम में जाकर के ब्लॉकेज जैसा क्रिएट करेगा, ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा, नसें खिंचती हैं, नसें में क्या होगा, क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा, पेन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम जब बहुत तेज़ दौड़ते हैं, एक्सेसिव अमाउंट में जॉगिंग कर लें या रनिंग कर लें या वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है कि कभी कभी पेन आने लगता है, ठीक है, उस मसल्स के दरमियान या फिर एक्सरसाइज करने टाइम पे उस मसल्स में पेन आता है। क्यों, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, एक तो वो वजह है, दूसरा कि जो पायरुविक एसिड था वो क्या हो चुका है, इसके एब्सेंस में जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, लैक्टिक एसिड रिलीज कर रहा है, और ये लैक्टिक एसिड ही आपको पेन और क्राइम जैसा फील देता है, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा सा एनर्जी तो दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे तुम तो दौड़े थे, थोड़ा बहुत तो एनर्जी दे ही देगा, तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन साथ साथ में तुम थकने के बाद भी क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी जो मिला है 2 ATP का, उसके हेल्प से तुम थोड़ा सा रन कर जाते हो, तो क्राइम आने आ गया ना, ब्लड फ्लो का स्टॉपेज हो जाएगा, जो हमने बात की कि वेट लिफ्टिंग, जॉगिंग, रनिंग वगैरह से ये चीज़ें होती हैं, दर्द होना शुरू हो जाएगा उस मसल्स के अंदर में, ठीक है, उस मसल्स में, या फिर नसें खींचने लगती हैं, क्रैम्प आने लगते हैं ना। तो 2 चीज़ें देख ली, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देख लिया, और एक आपका देख लिया कैसा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बात कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो कम्प्लीटली ऑक्सीजन अगर मिल जा रहा है, नहीं मिला था तो लैक्टिक एसिड तैयार किया था, ठीक है, लैक्टिक एसिड तैयार कर दिया था। अगर फिर से अब क्या हो गया कि यही पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल जा रहा है, अगर ऑक्सीजन यहाँ से इसको मिल जा रहा है, तो क्या तैयार करेगा, ये एनर्जी तैयार करेगा, ठीक है, और उसको कहाँ स्टोर कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, एनर्जी तैयार किया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके स्टोरेज कर देगा, और एनर्जी कितने लेवल का होने वाला है यहाँ से, 38 ATP का, और रिलीज क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बॉडी से रिलीज कर जाता है, सांस छोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, बॉडी से मॉइस्चर लेवल पे या स्वेटिंग के वजह से आपका वाटर भी निकल जाता है, और फाइनली आपको जो एनर्जी स्टोर हुआ वो एनर्जी तुम काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, ठीक है। बाकी अब बात कर रहे हैं किसमें, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। द प्लांट रेस्पायर्स एंड गेन एनर्जी, हाउएवर दे डू नॉट हैव अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता फॉर द गैसेस, सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट रेस्पायर्स इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब समझ में आया, कहा कि प्लांट भी रेस्पायर करता है, लेकिन जैसे हम कहते थे कि एक पूरा सिस्टम था, पेड़ के अंदर एक पूरा सिस्टम होता था, कि जैसे हम बोले अगर ये आपका पूरा एक पेड़ होता था, तो नीचे से पानी जाने का एक पूरा का पूरा एक पाइपलाइन बिछा हुआ था, और वो पाइपलाइन कहाँ था, पूरे के पूरे लीफ और हर एक पेड़ के एंड तक ले जा करके वहाँ से पानी नीचे से एब्जॉर्ब किया और जाइलम के थ्रू उसने उसको पहुँचा दिया, तो एक कनेक्टिविटी थी, एक रूट बिछा हुआ था, ठीक है, जाइलम का पानी ले जाने के लिए। उसी तरीके से फ्लोएम का भी था वो रिवर्स चलता था, वो कैसा था, जहाँ पे लीफ ने अपना खाना तैयार किया था, फ्लोएम क्या करेगा, उस खाने को ऊपर भी पहुँचाता था, नीचे भी पहुँचाता था, जिसको हम कहते थे बाई डायरेक्शनल होता था, और ये आपका जाइलम एक्स डायरेक्शनल है, सॉरी यूनिडायरेक्शनल, एक्स डायरेक्शन नहीं, यूनिडायरेक्शन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने वाला। तो इसमें हम देख रहे थे कि पूरा का पूरा कनेक्टिविटी, एक नेटवर्क बिछा हुआ था, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिछा हुआ था। तो यही कह रहा कि ये चीज़ें आपके रेस्पिरेशन में नहीं होगी, रेस्पिरेशन जो सांस लेने वाला है ये
हैप्पैज़ार्ड तरीके से होगा, रैंडमली हो सकता है। 3 बेसिक तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि रूट्स के थ्रू, तीसरा क्या है स्टेम के थ्रू, और तीसरा क्या है आपका लीव्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें कहते हैं हम कि आपका रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा होते रहता है, ठीक है। डे में भी होगा और नाइट में भी होगा, ऑल टाइम रिस्पॉन्सिबल है। तो कहते हैं कि रूट्स के थ्रू कैसे लेता है, रूट्स के थ्रू कैसे लेता है। आपको पता है कि रूट्स का ही कंडीशन है, ऊपर पेड़ है ऐसे, रूट्स पूरा नीचे बिछा हुआ। ये जो पार्टिकल्स है कैसे हैं, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सॉइल के पार्टिकल्स हो गए ये। और जो गैप दिख रहा है, जो गैप है वो किसका गैप है, वो एयर स्पेस है। हम कैसे पता चले कि वो स्पेस है, बहुत जूम आउट करके तो देखना पड़ेगा। सॉइल में हम क्या डाल रहे हैं, पानी डालते हैं। सॉइल में जब पानी डाल रहे हैं तो पानी कहाँ जा रहा है, उस गैप में जाकर के पानी जमा हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी हमने दे दिया, ठीक है, ज़रूरत से अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो वो एयर क्या हो गया, वहाँ से निकल चुका। जैसे हमने पानी डाला, एयर क्या हो चुका, वहाँ से स्किप करके भाग चुका। अब एयर है नहीं तो रूट का जो हेयर है, ये सारे जो रूट्स हेयर हैं, वो रूट हेयर्स ऑक्सीजन है तो हट गया, ऑक्सीजन ही नहीं तो रूट हेयर ऑक्सीजन कहाँ से अब्जॉर्ब करेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी दे दिया जाए या फिर लंबे समय तक पानी में ही अगर पेड़ का रूट जमा है तो पेड़ मर जाता है, ठीक है, पेड़ मर जाता है। तो एयर इन बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स, हवा जो होगी सॉइल पार्टिकल्स की, वहाँ से रूट हेयर एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इन लॉगिंग ट्री डाइज और प्लांट डाइज, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी होगा तो लंबे समय तक डूबा रह गया तो पेड़ मर जाता है। सेकेंड, respiration in stems. In soft stem, the stomata helps in diffusion of oxygen into the cells and reaches to the cell, ठीक है। स्टेम में जाएगा, अगर सॉफ्ट पेड़ हो, सॉफ्ट प्लांट हो या फिर सॉफ्ट स्टेम होगा तो उसमें तो स्टोमाटा पॉसिबल होगा, और स्टोमाटा आपका रेस्पिरेशन का काम कर देगा, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का रिलीज कर देना, वो बड़ा आसानी के साथ ये हो जाएगा। स्टोमाटा वाला पोर्शन हमने देख रखा है, ठीक है ना। अगर ये सॉफ्ट की बात थी, अगर पेड़ हार्ड हो जाए, ठीक है, अगर पेड़ हार्डी बॉडी है, ठीक है, हार्ड बॉडी स्टेम ऑफ द लार्ज प्लांट्स एंड ट्रीज हैव, उसमें क्या होने वाला है, लेंटिकल्स होगा। आपने देखा होगा पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है, हार्ड पेड़ हो जाता है तो उसके जो ब्रांचेस रहते हैं, तो मोटे मोटे लॉग होते हैं, तो उसमें एक ऐसा डॉट डॉट्स का गांठ निकला हुआ आपको दिखता होगा, तो वो क्या है, उसका लेंटिकल्स है, ठीक है। तो हाँ, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि लेंटिकल्स आपको प्रॉपरली दिख रहा है, ये हार्ड पोर्शन जो दिख रहा है वो है लेंटिकल्स, ठीक है। उसके हेल्प से, उसी के थ्रू क्या होता है कि गैसेस का एक्सचेंज होता है। पेड़ उस लेंटिकल्स के हेल्प से क्या करता है, ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, रेस्पिरेशन इन द लीव्स। अभी तक जो हम समझ के आ रहे हैं, ठीक है, बचपन से ये पढ़ा है कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। पेड़ को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, रेस्पिरेशन के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करें तो इसमें देखो कि 2 कंडीशन बनेगा, एक रात के लिए, एक दिन के लिए। दिन में क्या होने वाला है, सूरज है, ठीक है, सूरज आएगा तो अभी क्या है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जा रहा है, सूरज से सनलाइट मिल गया, ठीक है ना। और पानी क्या आ रहा है अपना, नीचे रूट से यहाँ तक पहुँचा, जैसे रूट से टिप तक पहुँच गया, एक 3 चीज़ें मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। फोटोसिंथेसिस करेगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म पे क्या निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा होगा। तो डे टाइम पे तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। लेकिन रात के कंडीशन में क्या होगा कि रात में तो अब सूरज नहीं है, रात में सूरज अब नहीं है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए इसको ऑक्सीजन तो चाहिए। अब जब ये ऑक्सीजन लेगा तो एट द सेम टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और उसके बाद H2O भी रिलीज करेगा। इस टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन अपने ही कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के टाइम पे
सनलाइट ले रहा तो ये घूम करके फिर इसी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा था, लेकिन रात के टाइम पे इस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज कर रहा है तो ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं, सनलाइट होगा तभी ये एब्जॉर्ब करके ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, तो ये हो क्या रहा है कि इस दरमियान में जो पेड़ है आपका, तो यहाँ पे सबका सब क्या हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद, पेड़ के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ गई है और कमी किसकी हो गई, कंटिन्यूसली ले क्या रहा है, ऑक्सीजन का इंटेक कर रहा है, ऑक्सीजन चला जा रहा है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है और पेड़ के आसपास में क्या बढ़ गया, ऑक्सीजन खत्म हो रहा धीरे धीरे और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ रही। इसीलिए हम कहते हैं कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोने के लिए, भूत नहीं रहता, साइंस खेल खेल रहा है। ठीक है, साइंस का खेल है यहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड इतने ज़्यादा अमाउंट में आ गया और ऑक्सीजन सारा का सारा पेड़ ने एब्जॉर्ब कर लिया फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये तरीका है। एक है डे टाइम के टाइम पे भी सेम प्रोसेस हो रहा था, लेकिन वहाँ पे उस अपने कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब कर ले रहा था, यहाँ पे वो चीज़ें उल्टी पड़ जा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन का लाइट नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में हम देखने वाले कि हम जो सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सहेल हो रहा था, सांसों का अंदर जाना और सांसों का बाहर आना, तो उसमें सेल्स ऑक्सीजन को कैसे अब्जॉर्ब किया जा रहा है, लंग्स के द्वारा। ठीक है, तो टू टेकिंग इन एयर का सांस लेते हैं तो क्या होता है, कैसा ऑक्सीजन रिच होगा। सांस अगर हम ले रहे तो फ्रेश एयर जा रहा है, फ्रेश एयर के साथ साथ ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो टेकिंग एयर के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा इनटू द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इज कॉल्ड द इनहेलेशन। सांस लेने को हम इनहेलेशन कहते हैं सिंपली। और सांस जब ले रहे हैं तो उस टाइम पे क्या ज़्यादा है, आपका ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। एंड गिविंग आउट एक्सपेलिंग द एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होगी। ठीक है, और इस कॉल्ड द एक्सहेलेशन। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सहेलेशन। सिंपली कहें, सांस लिया इनहेलेशन, सांस छोड़ रहे हैं एक्सहेलेशन। सांस लिया है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और सांस छोड़ रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होगी। ठीक है, तो एक पूरा पैटर्न है फ्रॉम नोज टू एल्वेलाई। ठीक है, फ्रॉम नोज टू लेकर के एकदम लंग्स के सबसे लास्ट पोर्शन को क्या नाम दे रहे हैं, एल्वेलाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है नोस्ट्रिल, सेकेंड है आपका नसल पैसेज या नसल कैविटी भी कहते हैं, थर्ड पे क्या है फैरिंग्स, फोर्थ है लैरिंग्स। लैरिंग्स का दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं इसको। उसके जस्ट बाद आता है आपका ट्रैकिया या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, विंड पाइप, है ना। और उसके जस्ट आगे आए तो ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई फिर फर्दर क्या होगा, दो हिस्से में टूटेगा। मतलब ये वाला जो पाइपलाइन आ रहा है, जो विंड पाइप कह रहे हैं, वो विंड पाइप का ट्रैकिया है। ट्रैकिया का सेंटर पोर्शन क्या रह गया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई फिर से एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा यहाँ जो लंग्स में जा करके डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दो हिस्से में टूटेगा। उसको हमने नाम क्या दिया है, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, और ये है ब्रोंकाई। और सबसे लास्ट वाला पार्ट पोर्शन जो है एकदम टिप पॉइंट, जब एकदम एंड पॉइंट होगा, वो कहलाएगा आपका एल्विलाई। बहुत सारे होंगे तो एल्विलाई कहेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो एल्व्यूलस कहेंगे। ठीक है, तो चल स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नोस्ट्रिल, नाक। नाक से हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, एयर इनटेक करेंगे, एयर की एंट्री हो गई नाक में। नोज के अंदर में क्या होता है, आपका बाल होगा। ठीक है, हेयर होगा। हेयर क्या करता है, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर देगा। कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर जाने वाला तो वो चीज़ें यहाँ पे नाक में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से नाक में कभी कभी गंदगी भी निकलता है। तो गंदगी कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से। वो चीज़ें हेयर ने उसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया है। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि सेकेंड वाला किसका है, नसल पैसेज और नसल कैविटी, वार्म्स एयर एंड ऐड मॉइस्चर टू एयर। फ़ायदा क्या हुआ, नोस्ट्रिल का पीछे थोड़ा सा और पीछे की तरफ गया तो उसको क्या करने वाला है, जो हम एयर इनटेक कर रहे हैं उस, अगर एयर बाहर का बहुत ज़्यादा ठंडा है, अगर ठंडा एयर लंग्स के अंदर चला जाएगा तो नुकसान करेगा। इसलिए उस एयर को पहले कंफर्टेबल जोन में लेकर के आएगा आपका नोस्ट्रिल, जो कि क्या करेगा, अगर बाहर ठंडा है तो इसको थोड़ा सा गर्म कर देगा, वार्म करने वाला है। ठीक है,
या अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ेगा, जिससे फेवरेबल कंडीशन में आकर के बहुत ज़्यादा गर्म हवा अंदर की तरफ ना जाए, तब भी नुकसान होगा। तो ये क्या करेगा, मॉइस्चर भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी इनटेक करने वाला है, ठीक है ना। थर्ड वन इज फेरेंस, ठीक है। फेरेंस का काम क्या है, प्रेजेंट बैक ऑफ आवर माउथ, जैसा दिख रहा है आपको कि एकदम कहाँ दिख रहा है, जस्ट आपके नाक के जस्ट पीछे, मतलब माउथ के जस्ट पीछे। नॉस्ट्रिल वाला तो ये हो गया पार्ट आपका, नसल पैसेज जो था वो नाक के जस्ट पीछे था, और ये आपका फेरेंस कहाँ है, माउथ के पीछे, यहाँ वाला पोर्शन, ठीक। तो प्रेजेंट बैक टू आवर माउथ, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। और इसकी खासियत क्या है कि वो जो पाइपलाइन है वहाँ से एयर भी एंट्री करेगा और वहीं से खाना भी एंट्री करेगा, तो दोनों कॉमन पैसेज है, ठीक है, दोनों कॉमन पैसेज है, दिख रहा होगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद जैसे हम नीचे आते हैं तो अब हवा और खाना एक साथ तो एंट्री करेगा नहीं, खाना को जाना कहाँ, फूड पाइप में, और एयर को कहाँ जाना है, विंड पाइप में। तो वहाँ से अब एक डिवीजन मिलेगा, डिवीजन के लिए एक पार्टीशन होगा, पार्टीशन का हमने नाम क्या दिया है, एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि फूड को और एयर को एक पार्टीशन दे, एयर अपने विंड पाइप में जाएगा और फूड अपना कहाँ जाएगा, फूड पाइप में, ठीक है। तो स्टॉप्स टू गो फूड इनटू द विंड पाइप एट द टाइम ऑफ द स्वेलिंग, ठीक है। स्वेलिंग मीन्स अगर जो हम निगल रहे हैं तो निगलने टाइम पे क्या हो गया, खाना तुरंत जाकर के उधर एपिग्लॉटिस क्या करने वाला, रोकने वाला, भैया रुक जाओ, कहाँ आ रहे हो, ये तुम्हारा इलाका नहीं है, रास्ता नहीं है कि तुम इधर आ रहे हो। तो खाने को कहाँ रोक लेगा, फूड पाइप की तरफ, और एयर को कहाँ जाने देगा, विंड पाइप की तरफ, ठीक। ऑल्सो नोन एज द एडम एपल, ओके। ये तो हो गई, इसके बाद किसकी, थर्ड में फेरेंक्स की हम बात कर रहे हैं। फोर्थ पे आते हैं लैरिंक्स, या फिर हम इसके दूसरा नाम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द एडम एप्पल। ये जो आपका पोर्शन यहाँ से जो निकल के आ रहा है, ये आपका क्या है, एडम एप्पल होता है। ये थोड़ा सा बल्ज होता है, बाहर की तरफ निकला रहता है। लैरिंक्स कंटेन टू लिगामेंट फोल्डेड कॉर्ड वोकल कॉर्ड, ठीक है। इस जस्ट यहाँ वाले पोर्शन में दो चीज़ें ऐसे लटकती रहती है, ठीक है। उसका एक क्या नाम देते हैं उसको हम, टू लिगामेंटेनियस फोल्ड, जिसकी वजह से एक्चुअली में वो है क्या, वही वोकल कॉर्ड है आपका, जो कि वॉइस क्रिएट करना, जो हम आवाज़ निकल रही है वो क्यों निकल रही है कि ये जो दो टू लिगामेंटेनियस फोल्ड है वो क्या कर रहा है, हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और जितना अच्छा वाइब्रेट करेगा उतना अच्छे तरीके से साउंड निकल पाएगा, वरना प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो जब तक वाइब्रेट करेगा साउंड क्रिएट करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है, साउंड नहीं निकल पाएगा माउथ से। थर्ड फिफ्थ वन इज योर ट्रैकिया और विंड पाइप, रिंग शेप्ड, फ्लेक्सिबल, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू ट्रैकिया एंड प्रिवेंट इट कोलैप्स व्हेन द एयर इज व्हेन देयर इज नो एयर। कहा कि आपको ये चीज़ दिख रही है यहाँ से, इसका विंड पाइप कैसा होता है, ऐसा थोड़ा सा रिंग शेप में होगा, ठीक है। जो पाइप्स होती है अगर आप देखो, या फिर आपने रोड पे देखा होगा अगर मटन के दुकान में, कि जो टांगे रहता है तो थोड़ा सा रिंग रिंग शेप का होता है। वो रिंग शेप क्यों है, क्योंकि पूरा मसल्स है, रिंग शेप नहीं होगा तो उसको कह रहे हैं कार्टिलेज वाला होता है, कार्टिलेज मसल्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड के साथ साथ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करा रहा है, जिससे अगर एयर जिस वक्त नहीं है तो वो मसल्स क्या करे, चिपक ना जाए, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो रिंग शेप है, फ्लेक्सिबिलिटी तो दे ही रहा है, और साथ साथ में क्या कर रहा है, उसको कोलैप्स होने से बचा रहा है, कब, जब एयर नहीं है। तो अगर एयर नहीं जा रहा है तो उसको कोलैप्स होने से बचाए, चिपके नहीं आपस में ना। द सिक्स्थ वन, उसके बाद ट्रैकिया के बाद यहाँ से हमने पार्टीशन देखा। सबसे सेंटर पोर्शन क्या रहा आपका, ब्रोंकाई और फिर ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ब्रोंक्यूल्स जस्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, किस में कन्वर्ट होता है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, और फिर ब्रोंक्यूल्स फिर किस में जाकर कन्वर्ट होगा, एल्वुलस में, जो कि बहुत ही पतला हिस्सा है, बहुत ही पतला हिस्सा है किसका, लंग्स का, ठीक है। लंग्स का सबसे इंड पोर्शन है और सबसे पतला हिस्सा है, जिसको हमें अगर सिंगुलर है तो एल्वुलस कहेंगे, और प्लूरल में होगा तो बहुत सारे क्वांटिटी में हम कहेंगे तो एल्वुलाई कहेंगे, ठीक है। इसकी काउंटिंग की बात करें तो पूरे लंग्स में
मिलियंस ऑफ मिलियन एल्विलाई मिलेंगे आपको, ठीक है, मिलियंस ऑफ मिलियन एल्विलाइज मिलेंगे, ठीक ना। अब एल्विलाइज का काम क्या है? एल्विलाइज एक्चुअली में एक तरह का ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर का दिखेगा, ठीक है। एल्विलाई जो है, एल्विलाई कैसा दिखने वाला है? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिखने वाला है, ठीक है। इमेज पे लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि एल्विलाई का स्ट्रक्चर कैसा है, एकदम अंगूर के गुच्छे जैसा है, और उसके जस्ट ऊपर में आपको दिख रहा हो कि ऊपर से एक वेन्स का पूरा प्रोटेक्शन है, एक गुच्छा हो गया और उसके ऊपर क्या पूरा का पूरा वेन्स ने उसको कवर करके रखा है, उस पर ब्लड कैपिलरीज का पूरा एक कवर है, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन का इनटेक होगा वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से क्या कर सके, उसको ऑक्सीजन को कैप्चर कर सके अपने ब्लड के अंदर में, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन हमने लिया है वो कहाँ आके रहा है, अब है कहाँ, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ये एल्विलाई है, इसके अंदर में ऑक्सीजन आ चुका है एल्विलाई के अंदर में, और इसके ऊपर पूरा का पूरा एकदम बहुत तरीके से क्या है, कैपिलरीज इसके ऊपर बंधा हुआ। वो कैपिलरीज क्या करेगा, धीरे धीरे इसके ऑक्सीजन को चूसना शुरू करेगा, और चूस करके कहाँ लेके जाएगा, ब्लड के अंदर में, और जैसे ही ब्लड के अंदर में मिक्स हो गया, वो अब आसानी के साथ हेमोग्लोबिन के द्वारा वो पूरे बॉडी के सेल तक पहुँचा देने का काम करेगा, ठीक है। तो देखो, alveolus has a rich network of a blood capillaries that exchanges gases। मेन काम क्या है, सबसे पहले तो एल्विलीज क्या है आपका, रिच नेटवर्क है किसका, ब्लड कैपिलरीज का। एल्विलीज के ऊपर में क्या है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ है, एक नेटवर्क है पूरा। क्यों है, क्योंकि उसको क्या करना है, गैस एक्सचेंज आसानी से कर सकते।